आज से 850 साल पहले सन 1162 में साइबेरिया के दश्त में एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम है तेम्युजेन। इस बच्चे के बाप को इसके कबीले के लोग जहर देकर मार देते हैं। जिस दश्त में यह बच्चा पलता है, बड़ा होता है, वहां उसको यह एहसास होता है कि इस दश्त के अंदर ना तो कोई फल उगते हैं, ना कोई फसल तैयार होती है। इस बच्चे को जिंदगी का पहला उसूल अपने बचपन में मिल जाता है कि अगर इस दौर में और इस इलाके में सरवाइव करना है तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान सिल्क रोड का कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, सिर्फ वही इंसान और सिर्फ वही कौम बचेगी, वही सरवाइव कर पाएगी स्टेप की इस सर्दी के अंदर। इस बच्चे को आज तारीख में आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं। चंगेज खान ने मुसलमानों के इलाकों को फतह किया, ईंट से ईंट बजा दी मुस्लिम सल्तनत की। लेकिन चंगेज खान की ये फतूहात शायद इसलिए नहीं थी कि वो अपनी ग्लोरी में इजाफा करना चाहता था। शायद ये फतूहात इसलिए थी कि वो अपने इलाके के लोगों को टेंट प्रोवाइड कर सके, अपने 10,000 फौजियों को रसद दे सके और अपने इलाके के लोगों को खुराक दे सके। लेकिन चंगेज खान ने एक दुनिया पर हमला किया और उसकी नस्ल ने एक दुनिया को महसूर किया। सवाल यह है कि चंगेज खान ने ये हमले क्यों किए, क्यों उसने इतनी बड़ी सल्तनत को ललकारा और ललकारने में कामयाब रहा। मुसलमानों की हालत थी क्या। हलाकू खान ने मंगोलों के राइज को कहां तक पहुंचाया और फिर मंगोलों का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। और सबसे जरूरी सवाल कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों के ऊपर चंगेज खान की और मंगोलों की सूरत में इतना बड़ा इम्तहान और इतनी बड़ी आजमाइश क्यों भेजी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1218 में चंगेज खान के, जिसका ताल्लुक शामनिज्म से है, यानी एक ऐसा रिलीजन जिसमें स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है और स्पिरिचुअल मंजिलें तय की जाती हैं। चंगेज खान मंगोलिया में अपने इलाके की सदारत करता है, अपने इलाके की हुक्मरानी उसके हाथ में होती है, लेकिन उसका इलाका चारों तरफ से घिरा होता है। चंगेज खान को बड़ी कम उम्र में इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक मुसलमानों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इसके इलाके के लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी। चंगेज खान ये फैसला करता है कि वो ट्रांसॉक्सियाना के हुक्मरान के पास अपने एक वफद को भेजेगा और मुसलमानों के साथ ट्रेड का आगाज करेगा। ट्रांसॉक्सियाना वो इलाका कि जिसके अंदर आज का उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां तक कि तुर्कमानिस्तान और किर्गिजिस्तान के इलाके भी शामिल हो जाएं। इस इलाके की हुक्मरानी एक मुसलमान हुक्मरान के पास होती है कि जिसका नाम है शाह मोहम्मद दोयम। जिस इलाके में चंगेज खान अपने वफद को भेजता है उस सूबे का नाम है औरतार और उस सूबे का गवर्नर है अनलचक। अनलचक पहले ही मुखबिरों से खाइफ है। उसको डर होता है कि हर आने वाले वफद में मुखबिर शामिल होते हैं। लिहाजा अपने पैरानोया का शिकार होते हुए अनलचक इस वफद में आए हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, घोड़ों पर कब्जा कर लेता है, सोने और सिल्क को हथिया लेता है और जो लीडर इस वफद की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उनमें से मुसलमान लीडर का सर कलम कर देता है और जो मंगोल इस वफद में आते हैं उनके सर मुड़वा देता है और बगैर बालों के उन्हें वापस चंगेज खान के पास भेज देता है। तारीखदान कहते हैं कि जब चंगेज खान को अपने सफीर के सर कलम होने की खबर मिलती है तब वो मंगोलिया में शिकार खेल रहा होता है। वो एक पहाड़ पर चढ़ता है और वो रब का मानने वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, फिर भी वो दुआ करता है कि ए मुसलमानों के रब, यानी वो जात जिसको मुसलमान मानते हैं, उसको मुखातब करके कहता है कि ए मुसलमानों के रब, मेरे साथ ज्यादती हुई है। और तारीखदान लिखते हैं कि उसके बाद चंगेज खान एक ऐसी आग में जलता है जिसमें जलते हुए दुनिया के किसी टायरेंट को, किसी लीडर को शायद तारीख ने ऐसे नहीं देखा। तारीख जहांगुशे में जुवानी ने लिखा है कि फिर चंगेज खान के अल्फाज थे कि अब एक एक पत्थर जलेगा। Now each stone will burn. और फिर चंगेज खान 2 लाख फौजियों की एक फौज तैयार करता है और औरतार पर हमला करता है और अनलचक को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसकी आंखों में जलती हुई चांदी डाली जाती है। लेकिन चंगेज खान की आग यहां भी नहीं थमती। फिर वो समरकंद और बुखारा पर हमला करता है, उसकी लाइब्रेरीज को जला देता है, लाशों के अंबार लगा देता है और उसके बाद वो फैसला करता है अब ये फौजें थमेंगी नहीं, अब ये फौजें बगदाद तक जाएंगी, अब ये फौजें कायरा तक पहुंचेंगी। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि चंगेज खान जिस वक्त मुसलमानों के इतने खिलाफ था, उस वक्त मुसलमानों की हालत थी क्या और उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या थी। सन 1218 में जब चंगेज खान ने अपनी फतूहात का आगाज किया
तब अगर मुसलमानों की हालत आपको पता चल जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस किस्म की पस्ती का शिकार थे। कहने को तो दुनिया पर हुकूमत थी, लेकिन उस हुकूमत का हाल क्या था, इसका अंदाजा यहां से लगाएं कि अगर अब्बासीज को देखें तो इराक के ऊपर अब्बासीज की हुकूमत थी, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रॉन्गर आर्मी नहीं थी कि वो अपना दिफा कर सकें या अपने अलावा किसी और का दिफा कर सकें। ख्वारिज़मीज़ को देखें तो सेंट्रल एशिया से लेकर पर्शिया तक ख्वारिज़मीज़ छाए हुए थे, लेकिन इतनी बुरी हालत थी कि खुद उनकी सल्तनत के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 17 सुल्तान थे। यानी फैसले सब में बटे हुए थे और हर कोई अपनी छोटी सी रियासत बचाने के चक्कर में था। मिस्र और शाम में अयूबीज की हुकूमत थी और सल्जूक्स अपनी हुकूमत का खात्मा अपनी निगाहों से खुद देखे जा रहे थे। इब्ने असीर ने अल कामिल में लिखा है कि मुसलमानों पर जो ये अजाब नाज़िल हुआ, ये इनकी अपनी कारस्तानियां थी, क्योंकि जुल्म जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था, लीडरशिप का फुकदान था और आम अवाम लग्जरी में और अय्याशी में डूबी हुई थी। और मुसलमानों के जो रिलीजियस लीडर्स थे वो बादशाहों से अपने लिए मराहत हासिल करने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए, फेवर्स लेने के लिए हर वक्त लगे रहते थे। जब ऐसी हालत हो तो एक्सटर्नल अटैक लाजमी हो जाता है। इब्ने कसीर के मुताबिक चंगेज खान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों पर सजा के तौर पर भेजा। इब्ने कसीर के मुताबिक खुद चंगेज खान के अपने अल्फाज ये थे कि अगर तुमने गुनाह ना किए होते तो तुम्हारे रब ने मुझे सजा के तौर पर तुम पर ना भेजा होता। अब यहां पर एक मिनट के लिए ये सोचें, मुसलमानों ने उस वक्त ऐसा क्या बड़ा गुनाह किया? मेरा ओपिनियन इसके बारे में यह है कि मुझे यह लगता है कि गरनाता का फॉल शायद 1492 में हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा वाकया सन 1212 में हुआ। और वो वाकया हम भूल जाते हैं कि जब आगाज हो गया स्पेन में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत निकलने लगी, जब वो तकलीफ में आए तो उन्होंने अब्बासीद से मदद मांगी और कहा कि हमारी मदद करें। तब मुसलमानों की पूरी उम्मत में से कोई एक ना उठा जो स्पेन में जाकर अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करता, जिसका नतीजा फिर सन 1218 में चंगेज खान की सूरत में आपने देखा कि जिन लोगों ने अकड़ का मुजाहिरा किया, उनकी अकड़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चंगेज खान की सूरत में कैसे नीचा दिखाया। अब नेचुरली यहां पर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि अगर मंगोलों ने एक दुनिया पर कब्जा किया तो वह हिंदुस्तान क्यों नहीं आए, और वो ख्वाब जो चंगेज खान ने शुरू किया उसको उसके पोते हलाकू खान ने इस लेवल तक पहुंचाया। बगदाद, जिसको हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, इल्म का शहर माना जाता था, जब चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने इक़्तिदार संभाला तो उसने बगदाद का रुख किया, लाइब्रेरीज को आग लगा दी, किताबें दरियाओं में बहा दी, यहां तक कि किताबों की स्याही पानी में पिघलने लगी। और कहने वाले कहते हैं कि 6 दिन तक पूरे दरिया का पानी काला नजर आने लगा। इब्न अल फरीकी लिखते हैं कि हलाकू खान ने 6 दिन के अंदर 90,000 लोगों को कत्ल करके उनके सरों के मीनार बनवाए। इतना जुल्म हलाकू खान ने इसलिए किया कि ऐसे इल्म का क्या फायदा जो आपकी हिफाजत न कर सके, ऐसे इल्म का क्या फायदा जो अपने लोगों के काम ना आ सके, ऐसे इल्म का क्या फायदा कि आप अपने रब को ही ना पहचान सके। हलाकू खान को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी इम्तिहान के लिए भेजा ताकि मुसलमानों की हालत को राहे रास्त पे लाया जा सके। अब इस कहानी को समझने के लिए आप इसको इस पर्सपेक्टिव से समझें कि सन 1212 में स्पेन में जुल्म होता है, स्पेन में मुसलमान तकलीफ में आते हैं, उनका इक़्तिदार उनके हाथ से जाता है, लेकिन मदद के लिए ना अब्बासीज आते हैं, ना सल्जूकीज आते हैं, ना ख्वारिज़मीज़ आते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता। और एक वो मुसलमान थे सन 712 वाले कि जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को एक लड़की की पुकार पर रवाना कर दिया था। एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, खुल गए थे इब्ने कासिम की शुजात के अलम, बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में, कश्मीर में जोर क्यों आता नहीं इस्लाम की शमशीर में। हलाकू खान के आने से पहले मंगोलों की नजर हिंदुस्तान पर भी पड़ी और सन 1218 में जब चंगेज खान मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा रहा था, वहां पर सन 1211 में हिंदुस्तान में अल्तमश ने हुकूमत संभाली। और यह भी खानदान गुलामा था कि जहां पर ममलूक्स की तरह मुसलमानों में लीडरशिप गुलामों को दी जाती थी। लेकिन तारीखदान लिखते हैं कि मंगोलों ने हिंदुस्तान में आने की कोशिश की। मिनहाज सिराज के मुताबिक जब मंगोल हिंदुस्तान का रुख करते हैं तो यहां आकर बौखला उठते हैं, क्योंकि उनके घोड़े मॉनसून की बारिशों में बह जाते हैं, उनके हाथी यहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जिन जंगलों से मंगोलों का गुजर होता है उन जंगलों में मलेरिया फैल जाता है। मिनहाज सिराज के मुताबिक शायद ये करामात
हिंदुस्तान में बसने वाले सूफियों की वजह से थी कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान मंगोलों के हमलों से महफूज रहा। लेकिन सवाल यह है कि फिर मंगोलों को तारीख साज शिकस्त कैसे होती है, और अगर आपको यह पता चल जाए कि यह तारीख साज शिकस्त मंगोलों को किस मकाम पर हुई तो लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंगेज खान को मरे हुए अब जमाने हो चुके हैं और चंगेज खान के पोते की शक्ल में, हलाकू खान की शक्ल में मंगोल आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनकी नजर बगदाद से आगे काहिरा पर होती है, लेकिन अब काहिरा का पानी बदल चुका है। अब काहिरा में ममलूक्स की हुकूमत आ जाती है और ममलूक्स गुलामों को हुकूमत दिया करते हैं। कुतुस और बेबार्स की लीडरशिप के अंदर अब मुसलमान मुत्तहिद हैं और इन दोनों का जिक्र मैं आगे भी किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ तफसील से करूंगा। लेकिन अब मुसलमानों की कोशिश यह है कि अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करें। हलाकू खान इस एक्सपेडिशन के लिए कतबूका को अपने सिपे सालार को भेजता है और 20,000 फौजियों के साथ एन जलूत के मकाम पर यह लड़ाई शुरू होती है। मंगोल तेजी से 20,000 का लश्कर लेकर आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं कि जब ममलूक्स उनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। एक दस्ता मंगोलों के सामने रहता है और फिर वो दस्ता ये प्रिटेंड करता है कि मुसलमान शायद जंग हार रहे हैं और वो भागते हैं वापसी की तरफ पहाड़ों के दरमियान से। मंगोलों को एहसास होता है कि शायद हम फातेह हो चुके हैं, हमें इनका ताक़ुब करना है और इनको मारना है, इनको हराना है। जैसे ही मंगोल आगे बढ़ते हैं, पहाड़ के दामन से मुसलमानों का एक छुपा हुआ टोला उन पर हमला आवर होता है और 20,000 के 20,000 मंगोलों को खत्म कर देता है। यहां तक कि कतबूका का सर कलम कर दिया जाता है और यह मंगोलों को पिछले 60 साल में सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकस्त होती है जिसका सामना करना पड़ता है। ये जो एन जलूत का मकाम है कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि जहां पर मुसलमानों ने दोबारा फातेह बनकर अपनी जीत का ऐलान किया, यह मकाम आज फलस्तीन में है। एन जलूत के मकाम पर इतनी बड़ी हार के बाद मंगोल आगे बढ़ने का फैसला तर्क कर देते हैं, मजीद फतूहात का इरादा छोड़ देते हैं। हलाकू खान मैदान में उतरने का फैसला वापस ले लेता है। लेकिन इसकी वजह सिर्फ हलाकू खान या मुसलमानों की कामयाबी नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी वजह मोनके खान है। मोनके खान उस वक्त का मंगोलों का वो लीडर है जो बरसरे इक्तदार होता है। उसका अचानक इंतकाल हो जाता है और मंगोलों में रिफ्ट पड़ जाता है। अगला इंसान कौन होगा जो तख्त संभालेगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरी एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से भी मंगोल अपने फैसले तर्क करना शुरू कर देते हैं, और वो है हलाकू खान का कजन बरके खान। बरके खान अपनी लीडरशिप में, अपनी फौजी सलाहियतों में एक माना हुआ नाम होता है, और जिस तरह इकबाल ने कहा कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, बरके खान इस्लाम कबूल कर लेता है और मुसलमानों के एक नए दौर का आगाज करता है रशिया में, मंगोलिया में, और ये हलाकू की फौज के लिए एक बहुत बड़ी रिट्रीट होती है। अब यहां पर एक हैरानगी की बात है, और वो हैरानगी की बात है कि अगर आप मंगोलों का टोटल उरूज और जवाल का वक्त देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनको रब्बे ताला ने 240 साल दिए। यानी आज भी अगर आप दुनिया की कोई एम्पायर उठाकर देख लें तो तारीख में उन्हें मैक्सिमम 250 साल मिलते हैं अपने उरूज पर, और फिर उनका जवाल शुरू होता है। यानी इसका मतलब यह है कि मेरा रब, आपका रब सच कहता है कि हर उरूज को जवाल है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। मंगोलों के उरूज की कहानी, चंगेज खान के जुल्म की कहानी, हलाकू खान की बर्बरियत की कहानी तो आपको बहुत दुनिया ने सुनाई, लेकिन वो वजह कभी नहीं आपके सामने रखते कि जिस वजह से चंगेज खान ने या हलाकू खान ने मुसलमानों पर हमले किए, या मुसलमानों की पस्ती पर बात नहीं करते, या स्पेन के जवाल की बात नहीं करते। ये कहानी शायद हलाकू खान से और चंगेज खान से वाबस्ता जरूर है, ये कहानी मंगोलों की जरूर है, ये कहानी नॉर्थ की, शुमाल की जरूर है, लेकिन ऐसी ही एक और कहानी दुनिया के जुनूब में है जिसको आज हम एंटार्क्टिका के नाम से जानते हैं। अब एंटार्क्टिका के इतने राज क्यों हैं? क्या वहां पर शैतान अपना तख्त जमाए बैठा है, या दुनिया का कोई और राज है जो आपसे छुपाया जा रहा है, या अगर दज्जाल है तो वो रॉथशाइल्ड के जजीरे पर मौजूद है जो एंटार्क्टिका में है? ये कहानी है क्या? और ये कहानी अभी बाकी है।